हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं सेल के बारे में, जो हमारे बिल्कुल बेसिक से हम अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करने वाले जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सेल। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ एसेंशियल्स टॉपिक देखे थे जो बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड थे, और उनके अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। जैसे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, एक तो डायरेक्शंस और ऐसे टर्म्स के बारे में जो हमारे एनाटॉमी के लिए बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, इससे पहले हमने एक और वीडियो में हमने डिस्कस किया था बॉडी के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बारे में, और उस लेवल में हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी कि हमारी बॉडी के कौन कौन से लेवल होते हैं, और उसमें हमने बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट लेवल का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। जैसे हमारी बॉडी जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फॉर्म होती है। जो हमारी बॉडी है वो किससे बन के बनी है, बहुत सारे सिस्टम एक साथ एक तरीके से काम करके हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। और ये सिस्टम किन से मिलके बने होते हैं, ये सिस्टम मिलके बने होते हैं ऑर्गन से। अब ऑर्गन भी बड़ी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो ये किन से मिलके बने हैं, ये बने हैं टिश्यूज से। किन से मिलके बने हैं, टिश्यूज से। और ये टिश्यूज भी क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। तो ये किन से बने हैं, ये बने हैं हमारी बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रक्चर से, जिनको हम कहते हैं सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। और यही सेल्स, बहुत सारी सिमिलर सेल्स आपस में मिलके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, और सिस्टम से हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और हमारा यही बॉडी के यही सिस्टम मिलके हमारी बॉडी के सारे दिन के जो रूटीन काम होते हैं, बॉडी के इंटरनल और बॉडी के एक्सटर्नल, वो सब परफॉर्म होते हैं। तो इन सब के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी हो गई हमारे लिए, सेल्स। क्या हो गई, सेल्स। मतलब अगर सेल्स नहीं है तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बना तो सिस्टम भी नहीं बनेगा, और सिस्टम नहीं बनाए तो सिंपल सी बात है, बॉडी भी नहीं बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि सेल्स क्या होती है, सेल्स दिखती कैसी है, सेल्स की स्ट्रक्चर क्या है, और उस सेल्स के स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है ना। अब जब बात आती है स्ट्रक्चर्स की और फंक्शन की, तो स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, एनाटॉमी। क्या हो गया, एनाटॉमी। और जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो मतलब फिजियोलॉजी। क्या मतलब, फिजियोलॉजी। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, सेल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, क्लियर। स्टार्ट करते हैं। अब ये सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है, जो हमारा एक 3D मॉडल है, किसका, सेल का। एक बेसिक ह्यूमन सेल का, किसका, बेसिक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन मतलब हमारी सेल, ठीक है ना, हम ह्यूमन ही हैं। तो हमारी ह्यूमन सेल के अंदर एक जो सेल है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं, या एक तरह से 3D मॉडल कह सकते हैं। इस सेल के अंदर आपको कुछ अलग अलग कलर में अलग अलग तरह के शेप्स नज़र आ रहे हैं। बाहर से कवरिंग है, ठीक है ना, उस कवरिंग के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड के अंदर क्या है, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। और एक बड़ी सी गेंद की तरह बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, ये रहा न्यूक्लियस। इसके बाद ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स, ये बाहर एक कवरिंग होती है। ठीक है ना, इस कवरिंग को क्या कहते हैं अपन, इस कवरिंग को क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस कवरिंग का नाम देते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस केंद्रक के बीच में एक बहुत ही यूनिक तरह का फ्लूइड भरा रहता है, उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। साइटो का मतलब हो गया सेल, और प्लाज्म हो गया उसका द्रव्य। ठीक है, तो ये बाहर की जो लेयर है, इसको बोल दिया अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसको बोल दिया हमने साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं,
केंद्र कह सकते हैं। ठीक है, इस केंद्र के अंदर वापस एक उसका कुछ कोर बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो मेन हेरिडिटरी यूनिट होती है क्रोमेटिन, मतलब गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना, डीएनए होता है, हमारा आरएनए होता है। ठीक है ना, सुने हैं ना नाम ये, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सब कहाँ होते हैं, इसी केंद्रक के अंदर होते हैं, कोशिका केंद्रक के अंदर होते हैं। ठीक है, इस केंद्रक और इस झिल्ली के बीच में, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये छोटी छोटी राउंड बॉडीज होती है, उनको कहते हैं वक्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, ये ब्लू कलर की, ठीक है ना, ये जो राउंड स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है ना, ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, फ्लैटेंड वेसिकल्स फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये बहुत ही फाइन फाइन ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है ना, ये पूरे एंड देखिए सब जगह घूमी हुई है। ठीक है ना, पूरे साइटोप्लाज्मा में है। इनको बोलते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यही हमारे साइटोस्केलेटन बनाने में काम आती है। क्या काम आती है, साइटोस्केलेटन का बनाने में काम आती है। इसके अलावा ये देखिए, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है ना, सेंट्रोसोम बनाती है ये। इसके अलावा ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं आपको रेड कलर में, ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस केंद्र के झिल्ली के बाहर की तरफ छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोल कहते हैं। और ये जो बाहर की तरफ झिल्ली है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियोलीमा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा ये केंद्र के चारों ओर एक चिपकी हुई देखिए बहुत सारे फाइन ट्यूब्यूल्स और फ्लैटन ट्यूब्यूल्स की एक कवरिंग बनी हुई है। ठीक है ना, जगह छोड़ छोड़ के, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह की होती है, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये डॉट्स वगैरह नहीं होते हैं उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3D मॉडल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है जो ह्यूमन सेल के अंदर होती है। और यही ह्यूमन सेल हमारी क्या होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी सेल के बारे में, क्योंकि सेल्स के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। हमारी बॉडी में ना टिश्यू बनेंगे, ना ऑर्गन बनेंगे, ना सिस्टम बनेंगे, ना हमारी बॉडी का निर्माण होगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं। जैसे घर बनाने के लिए ईंट पत्थर चाहिए, तो जैसे ईंट के बिना घर खड़ा नहीं होता है, वैसे ही हमारे सेल के बिना हमारी बॉडी नहीं बन सकती। तो हमारी सेल क्या है, बॉडी की बेसिक यूनिट है। कौन सी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्या है, अगर कोई पूछे हमसे कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन सी है, तो क्या है, सेल है। और एक सेल हमारी बॉडी के सारे लिविंग प्रॉपर्टीज को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखती है। तो ध्यान रखना है, अगर हमें पूछे कि सेल की डेफिनेशन क्या होगी, तो हमारी सेल की डेफिनेशन होगी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट who capable to represent all the living properties independently। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेल। ठीक है ना, अगर फिर भी थोड़ा दिखने में समझ में नहीं आ रहा तो एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जो थोड़ा 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो हमारी हो गई सेल की साइटोप्लाज्म, क्या हो गई, ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये कवरिंग दिख रही है आपको, ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये हर सेल में होती है और हर सेल इससे एनवेलप रहती है, घिरी हुई रहती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं अपन, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये डॉट्स हो गए, कण हो गए, राइबोसोम हो गए। ठीक है ना, ये चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ जो ऑर्गेनल है वो उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर डॉट है उसको रफ बोल देंगे, और जिसके ऊपर नहीं है उसको क्या बोल देंगे हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। इसके अलावा कुछ वेसिकल्स होती है जो बॉडी के सेल की अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने में काम आती है, एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ वैक्यूल्स होते हैं, खाली जगह होती है। ठीक है ना, ये हमारा गोल्जी अपरेटस है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं इसको, गोल्जी अपरेटस है। इसके अलावा सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, ठीक है ना, ये सब कुछ होते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर एक कोर बॉडी होती है, ठीक है ना, राउंडेड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो आपको स्टार वाली शेप में दिख रही है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसके अंदर ये स्टार वाली बोलते हैं सेंट्रियोल्स बोलते हैं इनको। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के शेप को मेंटेन करने में काम आती है, ठीक है। इसके अलावा ये छोटी छोटी राउंड बॉडीज, डबल मेम्ब्रेन राउंड बॉडीज क्या कहलाती है, लाइसोसोम कहलाती है। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या है, एक सेल का जितना भी स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाती है। तो ये सबको याद रखना है, साथ में इन सबके नाम भी हमें याद रखना है कि कौन सी स्ट्रक्चर का क्या नाम है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें सेल के स्ट्रक्चर को याद रखना है, साथ में हर स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हम इसको हर स्ट्रक्चर के क्या स्ट्रक्चर है उसकी और उसकी क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो स्टडी पर्पज से हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो स्टडी पर्पज से हम सेल की जो एनाटॉमी है उसको हम क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट हो जाएगा हमारा, जो आउटर कवरिंग है वो हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म, और जो हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो हम एक सेल को स्टडी पर्पज से हम इजी हमें समझने के उद्देश्य से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो जो एक सेल है, उस सेल की जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो बाहर की ये जो स्ट्रक्चर है, इसको तो हमने बोल दिया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोल दिया हमने साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बड़ी स्ट्रक्चर होती है जो पूरे सेल के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है, उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियस, ठीक है। और यही न्यूक्लियस हमारे सेल का क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है, क्योंकि यही सेल का न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्ट्रक्चर में याद रखना है कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है, आउटर मोस्ट है क्योंकि सबसे बाहर की तरफ है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, याद रखना है ये चीज़। इसके अलावा जो याद रखने वाली चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि ये एक पोरस मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, एक पोरस मेम्ब्रेन होती है। अब पोरस मेम्ब्रेन किसको कह सकते हैं अपन, जिसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है ना, बहुत फाइन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं सूक्ष्म कह सकते हैं। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये ही छिद्र यानी माइक्रोपोर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, परमिएबल बनाते हैं। मतलब कुछ चीज़ें इस बॉड सेल के अंदर आ सकती है और कुछ चीज़ें सेल के अंदर से बाहर आ सकती है, ठीक है ना। अब ये लेयर किसकी बनी हुई होती है, तो याद रखना है कि ये जो लेयर है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। किससे मिलके बनी है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी है, ठीक है। तो समझने वाली बात याद रखनी है हमें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में याद रखनी है, एक तो आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरा ये सेमी परमेबल होती है, और ये फॉस्फोलिपिड, साथ में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड, इनसे इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। जो फंक्शन के बारे में बात करेंगे तब अपन बात करेंगे कि इसमें अपने को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक काम रहता है, क्योंकि एक तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट का काम करेगी। क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, सेल को कौन कौन से पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है उसको अंदर और बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होता है उनको लेने का काम करेगी, ठीक है ना। अब इस लेयर में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसके लिए 2 मेथड होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव।
एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड। अब एक्टिव मेथड क्या होता है और पैसिव मेथड क्या होता है, ठीक है ना, वो समझना है अपने को। एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमें याद रखनी है कि एक्टिव मेथड का मतलब जिस न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होगी, हमारे बॉडी में एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, जिस न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी खर्च होगी वो हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और जिसमें एनर्जी की खपत नहीं होती है उसको बोल दे देंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए होता है हमें, ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है, इसके अलावा हमें प्रोटीन चाहिए होता है, इसके अलावा हमें फैट चाहिए होता है, हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं, हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है, हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होते हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है सर सेल के बाहर से, ठीक है, अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है सेलेक्टिव परमिएबल, यानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेलेक्टिव परमेबिलिटी। इस सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ खास न्यूट्रिएंट को या कुछ खास केमिकल सब्सटेंस को ये क्या करती है, अपने अंदर इन करती है और उन खास को ही आउट होने देती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सिंपल सी बात है, जब हम हमारी बॉडी के ऊपर पानी डालते हैं तो क्या पानी, या हम पानी में रह पानी के अंदर हम चले जाए, किसी तालाब में चले जाए, क्या हमारी बॉडी की स्किन से हमारी बॉडी में पानी चला जाता है, नहीं जाता है, ठीक है ना। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि हमारी सेल उस बाहरी पानी को अंदर घुसने नहीं देती है, ठीक है ना। लेकिन हमारी सेल से, हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है ना, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। पसीने के साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं। बस यही कारण है, इसी समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, ठीक है। तो कुछ खास स्पेशल प्रोडक्ट्स को इन और आउट करती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिलते हैं सेल के बाहर की तरफ से, उनको रिसीव करती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी के जितने भी सेल के अंदर के जितने भी ये ऑर्गन है, इनको एनक्लोज करके रखती है, एक प्रॉपर तरीके से इनको अंदर बांध के रखती है। इसीलिए क्या बोल दिया हमने कि ये हमारी बॉडी के सारे कंटेंट्स हो जाते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करती है, अंदर एनक्लोज करके रखती है। इसके अलावा हमारी सेल दूसरे सेल के साथ में कनेक्शन बना के रखती है, क्या करती है, दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बनाती है, और वो जो कनेक्शन होते हैं वो बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होते हैं, ठीक है ना। और यही कनेक्शन बन के बहुत सारी जब ग्रुप बन जाता है तो क्या कहलाने लग जाता है, टिश्यू कहलाने लग जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फंक्शन है जो किसके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई लेयर्स है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल लेयर है, सेमी परमेबल होती है, फंक्शन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट करती है एक्टिव और पैसिव मेथड के थ्रू, सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करती है और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन शो करती है, ठीक है ना, रिसीव करती है, और हमारे जितने भी सेल कंटेंट इनको एनक्लोज रखती है, ठीक है ना, और दूसरी सेल के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं जो सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमारा साइटोप्लाज्म, मतलब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब ये जो सेल साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो बड़ी स्ट्रक्चर्स आती है या दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक है हमारे साइटोसोल, ठीक है ना, इस सेल के अंदर जो भी द्रव्य भरा हुआ है उसको बोलते हैं हम साइटोसोल, ठीक है। और दूसरा, ये जो भी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको उनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, या माइक्रो ऑर्गन, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गन। वैसे ऑर्गन तो किसका बना होता है, किसके बने होते हैं ऑर्गन्स, नॉर्मली टिश्यूज़ के बने होते हैं, लेकिन टिश्यू तो खुद सेल के बने, और सेल के ऑर्गन को भी हम, सेल के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑर्गन नहीं बोल सकते, इसके लिए नाम क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग, क्या बोलते हैं इनको, कोशिकांग या माइक्रो ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं, एक साइटोसोल में और एक सेल ऑर्गेनल्स में। अब साइटोसोल्स क्या है, साइटोसोल्स क्या है, देख, फ्लूइड पोर्शन, क्या है, फ्लूइड पोर्शन है। इस फ्लूइड पोर्शन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, इस फ्लूइड पोर्शन में मोस्टली जो 90% है वो क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, और जो बाकी 10% पोर्शन है वो क्या बनता है, सॉलिड कंपोनेंट्स का बना होता है। अब सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, हमारा ग्लूकोज,
ठीक है ना, ग्लूकोज आ जाएगा, इसके अलावा कुछ फैट मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर तो सॉलिड में नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड है, जिससे आगे मिलके क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं जो सेल मेटाबॉलिज्म के बाद बनाती है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ये जो पोर्शन रहता है वो मिल कितना होता है, टोटल 10% होता है, ठीक है। और फैट, तो साइटोसोल, देखिए साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड किया साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स में। तो साइटोसोल किसका बना है, फ्लूइड पोर्शन है, और फ्लूइड पोर्शन में भी 90% क्या है, वाटर है, और 10% सॉलिड्स है। सॉलिड में ग्लूकोज हो गया, फेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ठीक है ना, और कुछ क्या हो जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइटोसोल्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, हमारे ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसको गोल्जी बॉडी भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर से डिनोट करते हैं, साइटोस्केलेटन, या जो हमारी फाइन ट्यूब्यूल्स रहती है, ठीक है ना, वो, इसके अलावा सेंट्रोसोम, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गई सारी के सारी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड किया दो भागों में, एक तो हो गया हमारा साइटोसोल, ठीक है, और दूसरा हो गया सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम रीड करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में।